हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नो द लॉ विद हरप्रीत। इस लेक्चर से पहले जो है हमने सेक्शन 13 क्लोज 1 एंड 2 देखे थे, जो कि ग्राउंड्स बताते थे हस्बैंड और वाइफ का। एंड जो सेक्शन 13 क्लोज 2 था, वो सिर्फ ग्राउंड बताता था वाइफ के लिए कि कब जो है वो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। ओके। सेक्शन 13 बी, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसका मतलब क्या है कि जब दोनों पार्टी जो है एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रही है, अलग अलग रहना चाहते हैं, और वो जो दोनों हैं वो एक दूसरे से एग्री करते हैं कि हमें जो है डिवोर्स ले लेना चाहिए, हमारी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस है, हमें वो खत्म कर देनी चाहिए, एंड कर देनी चाहिए। अब ये जो है डिवोर्स फाइल होता है म्यूचुअल कंसेंट में। ओके। अंडर सेक्शन 13 बी में। और अब इसमें जो है कोर्ट कब जो है दोनों की कंसेंट लेके कब कोर्ट जो है वो डिग्री पास कर सकती है। थ्री कंडीशंस है, अगर ये फुलफिल होती है तो कोर्ट जो है वो डिवोर्स की डिग्री जो है वो पास कर देती है। फर्स्ट पिटीशन आती है जब दोनों ज्वाइंट पिटीशन होते हैं बाय बोथ स्पाउस से। तो क्या क्या कंडीशंस जो है वो मेंशन होनी चाहिए उसके अंदर। लिविंग सेपरेटली फॉर 1 ईयर और मोर, 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो गया है, वो एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। सेकंड, नो बीन एबल टू लिव टुगेदर बाय म्यूचुअल कंसेंट, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ अपनी खुद की मर्जी से ही नहीं रह रहे हैं। थर्ड, दे हैव मेंटली एग्री टू एंड देयर मैरिज, कि वो एक दूसरे से एग्री करते हैं कि हम जो है अपनी मैरिज को खत्म कर देते हैं। तो डिवोर्स फाइल ये होता है म्यूचुअल कंसेंट। अब फर्स्ट पिटीशन जो है कब आनी चाहिए कि 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो गया है, एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं, तो फर्स्ट पिटीशन फाइल करते हैं वो दोनों अपनी म्यूचुअल कंसेंट से। सेकंड पिटीशन कब आती है, ये सेक्शन 13 बी क्लोज 2 में बताया गया है। सेकंड पिटीशन कब फाइल करते हैं, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट पिटीशन बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ्स। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट फर्स्ट पिटीशन के बाद 6 मंथ्स तक का हमें वेट करना पड़ेगा, एक्सपायर जब वो हो जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद 18 मंथ से पहले, उसके 18 मंथ्स के एक्सपायर होने से पहले जो है सेकंड पिटीशन फाइल होगी। देखो, ये जो 1 साल तक है एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे थे, ये लिविंग सेपरेटली थे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपनी जो है पिटीशन फर्स्ट फाइल करी। ठीक है। फर्स्ट पिटीशन अपनी इन्होंने फाइल करी। देन उसके बाद जो है ये 6 मंथ्स एक्सपायर होंगे। ठीक है। तब ये जो है सेकंड पिटीशन फाइल करेंगे अपनी, उससे पहले नहीं करेंगे। 6 मंथ्स तक वो है उन्हें वेट करना पड़ेगा, एक्सपायर होगी तभी वो जो है सेकंड पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और सेकंड पिटीशन कब तक फाइल कर सकते हैं, 18 मंथ्स तक। ठीक है। 18 मंथ्स तक जो है ये फाइल कर सकते हैं। 18 मंथ्स के एक्सपायर होने के बाद ये जो है डिवोर्स सेकंड पिटीशन म्यूचुअल कंसेंट की फाइल नहीं कर सकते हैं। और ये जो है 18 मंथ्स कब कहाँ तक काउंट होंगे, द फर्स्ट पिटीशन से जो है ये काउंट होंगे। ठीक है। तो क्या है ये, एक तो लिविंग सेपरेटली 1 साल तक वो रहेंगे, तो फर्स्ट पिटीशन जब उनकी फाइल हुई तब उन्हें जो है सिक्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स की, जब 6 मंथ्स जो है एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है। तो वो जो है सेकंड पिटीशन अपनी ला सकते हैं, और लेकिन 18 मंथ से पहले वो लेके आएंगे। अगर 18 मंथ्स के बाद लेके आए तो जो उनकी पिटीशन है वो डिसमिस कर दी जाएगी। अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट जो है वो ग्रांट कर देती है डिवोर्स के लिए। ओके। अब पिटीशन कब कब जो है डिसमिस हो सकती है, इफ नो मोशन फाइल विद इन 18 मंथ्स ऑफ फर्स्ट पिटीशन। सेम वही मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि 18 मंथ्स के बाद अगर कोई फाइल करता है सेकंड पिटीशन तो पिटीशन जो है वो डिसमिस हो जाएगी। तो इससे पहले ही होनी चाहिए। ठीक है। और 6 मंथ्स के बाद देन एनी पार्टी विड्रॉ हिज हर कंसेंट। अगर अब कोई स्पाउस जो है वो चाहता है कि अब मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता या नहीं लेना चाहती, तो वो जो है पिटीशन को डिसमिस करवा सकती है खुद के कंसेंट से। देन उसके बाद हम देखते हैं, कैन रिक्वायरमेंट ऑफ 6 मंथ्स वेटिंग पीरियड अंडर सेक्शन 13 बी वेड, मतलब है कि क्या 6 मंथ्स तक हमें वेट करना पड़ेगा सेकंड पिटीशन फाइल करने के लिए। तो इसमें क्या बोला गया है, एक केस है जिसमें हम पढ़ते हैं कि
कब जो है हम फाइल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था तो वो देखते हैं। इस केस में मनीष गोयल वर्सेस रोहिणी गोयल 2010 का केस है ये। इट वॉज हेल्ड दैट statutory requirement of waiting for a period of 6 months before granting divorce under section 13b need not necessarily be followed if such waiting will cause extreme heart pain and suffering to the party. However, such power to release the mandatory requirement of 6 months can only be exercised by the Supreme Court under Article 142 of Constitution. इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमें स्टैट्यूटरी में बोला गया है कि हमें 6 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 13b में ये चीज बोली गई है। तो कोर्ट ने इस केस में बोला कि जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वेट करना पड़े। लेकिन किस केस में जो है वेट नहीं कर सकते, अगर वो जो वेटिंग पीरियड है उसके अंदर जो है किसी स्पाउस को, किसी पार्टनर को जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हार्डशिप, वो हार्डशिप में अपना वक्त निकाल रहा है, अपना पेन, उसे पेन हो रहा है या किसी चीज से सफर कर रहा है, बहुत ज्यादा बर्दाश्त से बाहर है, तो कोर्ट जो है वो अलाउ कर देती है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो जो है ओवरलुक कर सकती है इस वेटिंग पीरियड को, वो जो है अलाउ कर देती है, पिटीशन को फाइल कर सकता है या कर सकती है सेकंड में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलाउ कर देती है कि पिटीशन जो है फाइल कर सकते हैं डिवोर्स की। सेकंड केस देखते हैं, मनदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर 2017। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था इसमें, देखो, द पावर वेव ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ waiting for a period of 6 months or more after the filing of the first petition under section 13b can be exercised by the court or other than the Supreme Court after concerning the following factor। क्या बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि वो जो है पावर वेव ऑफ कर सकती है, ठीक है, जो हमें बोला गया है कि 6 मंथ्स तक वेट करना पड़ेगा सेकंड पिटीशन लाने के लिए, तो उसमें जो है वेट नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें जो है वेट नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें जो है वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पावर थी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है और कोर्ट्स को भी पावर दे दी है कि अगर ये फैक्टर्स जो मैं आगे बताऊंगी, अगर ये फैक्टर्स जो है फॉलोइंग फैक्टर्स अगर इसमें आते हैं तो कोर्ट जो है वो वेव ऑफ कर सकती है पीरियड ऑफ 6 मंथ्स का, ठीक है। देखो क्या क्या फैक्टर्स हैं। First, at the time of filing the first petition, parties have been living separately for a period of 18 months or more। मतलब फर्स्ट पिटीशन के जब उसने जो पार्टीज है उन्होंने फर्स्ट पिटीशन फाइल करी है तो 1 साल या सॉरी, तो 18 ईयर या उससे ज्यादा जो है वो लिविंग सेपरेटली होने चाहिए, ठीक है, वो अलग अलग रह रहे हो। सेकेंड, देयर इज नो लाइकलीहुड ऑफ रिकंसिलेशन, मतलब अब कोई वजूद ही नहीं है उनका एक दूसरे के साथ रहने का, ठीक है, वो चाहते हैं कि अब वो नहीं रहना चाहते, तो वो जो है फाइल कर सकते हैं डिवोर्स के लिए। तो जो है कोर्ट वो पास, तो कोर्ट जो है वो अलाउ करती है। देन थर्ड, द पार्टीज हैव जेन्युइनली सेटल्ड ऑल देयर डिफरेंसेस इंक्लूडिंग एलिमनी, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड अदर पेंडिंग इश्यूज। मतलब कि अगर जो कोई केस चल रहा है पहले एलिमनी या कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन का या कुछ भी, तो वो जो है सबसे पहले सेटल होने चाहिए, देन जो कोर्ट है वो अलाउ कर सकती है पिटीशन के लिए। देन वेटिंग फॉर 6 मंथ्स विल कॉज एक्सट्रीम हार्डशिप, पेन एंड सफरिंग टू द पार्टी। अगर वो वेटिंग पीरियड जो है 6 मंथ्स का, उसमें उस वेटिंग पीरियड में जो पार्टी है उसको बहुत ज्यादा हार्डशिप, पेन सफर कर रहा है, ठीक है, या कुछ ऐसी दिक्कत की उसके साथ इतना बुरा हो रहा है, तो उसको जो है वो जो है वेट नहीं कर सकते, ठीक है, वो जो है फाइल करना चाहता है वेट नहीं कर सकता, बिकॉज अगर इतना ज्यादा अगर हार्डशिप या पेन हो रहा है उस इंसान की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो इसको देखकर
कोर्ट जो है वो अलाउ कर देती है पिटीशन के लिए। आपको मैंने एक ग्राउंड बताया था, रेट्रिएबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, उसमें जो है कोर्ट ने ब्रेक थ्योरी जो है हेल्ड करी थी। तो है एक जुडिकल ग्राउंड फॉर डिवोर्स है, मतलब 13 का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। कोर्ट ने ये जो है अलग एक ग्राउंड बनाया है डिवोर्स के लिए। हम ये केस देखते हैं, देन आपको इजिली समझ आ जाएगा कि ब्रेक थ्योरी में क्या बोला गया है। नवीन कोहली वर्सेस रितु कोहली, इसमें क्या बोला था कोर्ट ने? इट वॉज हेल्ड दैट वंस द मैरिज हैज ब्रोकन डाउन बियॉन्ड रिपेयर, देन इट इज ड्यूटी of the court to take notice of the dead facts and grant divorce। मतलब कि एक ऐसी मैरिज, अगर वो जो है उसको, एक ऐसी मैरिज जो अब ठीक ही नहीं हो सकती है, बियॉन्ड द रिपेयर, कि अब वो जो है रिपेयर ही नहीं हो सकती है, पार्टनर्स ने अब पार्टनर्स जो है एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, वो एक दूसरे से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो जो है अब चाहते हैं हमें डिवोर्स मिल जाए तो बस। अब कोई भी लीगल रेमेडी जो है वो कोई भी हेल्प नहीं कर रही है अब उन्हें, ठीक है। अब शादी को वो बस खत्म करना चाहते हैं और वो रिपेयर हो ही नहीं सकती है कभी भी, ठीक है, कुछ भी करके नहीं ठीक हो सकती। जब जब कोर्ट को लगता है कि इनकी जो मैरिज है वो नहीं ठीक हो सकती है बिल्कुल भी, ठीक है, बियॉन्ड द रिपेयर है, तो कोर्ट जो है उनके पास एक जुडिकल ग्राउंड रहता है फॉर डिवोर्स के लिए, कि अब ये जो है इरेटिएबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, ठीक है, जो कि एक इंटेंशन और मोटिव इज इरेलीवेंट, ठीक है। इसमें जो है प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन साफ साफ कोर्ट को दिख रहा है कि ये मैरिज जो है अब नहीं चल सकती, तो कोर्ट जो है डिवोर्स इनके लिए डिग्री पास कर देती है। ओके, अब हम डिफरेंस बिटवीन जुडिकल सेपरेशन एंड डिवोर्स देखते हैं। ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो देखते हैं जुडिकल सेपरेशन एंड डिवोर्स में क्या है डिफरेंस। एप्लीकेशन फॉर जुडिकल सेपरेशन कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एनी टाइम और आफ्टर मैरिज। इट मीन्स ये ये एप्लीकेशन जो है फाइल करी जाती है अंडर सेक्शन 10 में, ठीक है, कभी भी कर सकते हैं आफ्टर द मैरिज। बट डिवोर्स में क्या बोला गया है? एप्लीकेशन फॉर डिवोर्स कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कैन बी फाइल्ड ओनली आफ्टर एटलीस्ट 1 year ऑफ द मैरिज। जो डिवोर्स की फाइल है वो कहाँ फाइल कर सकते हैं? अंडर सेक्शन 13 में, ठीक है, बट कम से कम जो है आफ्टर एटलीस्ट 1 year ऑफ द मैरिज होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, जुडिकल सेपरेशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इज द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ मैरिज। इसमें क्या बोला गया है कि अगर जुडिकल सेपरेशन की डिग्री पास होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैरिज ही खत्म हो गई है। ये जो होता है एक टेम्परेरी सस्पेंशन होता है, ठीक है, जिसमें कोर्ट जो है सिर्फ इतना अलाउ करती है कि आप दोनों जो है एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, लिविंग सेपरेटली, ठीक है, बट आपकी जो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस है वो खत्म नहीं होती एक दूसरे के लिए, उसको जो है मेंटेन करके रखना है। देन डिवोर्स में क्या बोला गया है? डिवोर्स इज अ परमानेंट एंड ऑफ द मैरिज। ये जो है डिवोर्स जो है एक ऐसी स्टेज है जो कि मैरिज को खत्म कर देती है, हस्बैंड और वाइफ वो नहीं रहते। थर्ड, डिग्री ऑफ जुडिकल सेपरेशन कैन बी रिसाइंडेड थ्रू एप्लीकेशन बाय आइदर पार्टी इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड। इसमें क्या बोला है? अगर जब डिग्री पास हो जाती है जुडिकल सेपरेशन की और पार्टी जो है चाहती है अब साथ में रहना, ठीक है, कोर्ट को लगता है, कोर्ट उस स्टेटमेंट से जो है सेटिस्फाइड होती है, तो कोर्ट जो है वो डिग्री जो है वापस ले लेती है, रिसाइन कर लेती है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिवोर्स कांट बी रिसाइंड बट कैन बी अपील्ड अगेंस्ट। मतलब डिवोर्स की अगर डिग्री जो है डिवोर्स की फाइल हो जाती है तो वो जो है कोर्ट वापस नहीं ले सकती, रिसाइन नहीं कर सकती, बट जो पार्टीज है वो अपील कर सकती है डिग्री ऑफ डिवोर्स के अगेंस्ट में। लास्ट, फोर्थ, पार्टीज आर नॉट अलाउ रीमैरी अपॉन पासिंग द डिग्री ऑफ जुडिकल सेपरेशन। अगर जुडिकल सेपरेशन की जो है अगर जुडिकल सेपरेशन की डिग्री पास हो गई है तो पार्टीज जो है इसका मतलब ये नहीं है कि वो रीमैरी कर सकती है, ठीक है, क्योंकि
सिर्फ उन्हें अलग अलग रहने के लिए बोला है, ना कि ये बोला है कि आपकी जो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस है वो सब खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। ठीक है। लेकिन फोर्थ पॉइंट जो है डिवोर्स में, उसमें क्या बोला है, पार्टीज कैन री मैरी आफ्टर डिवोर्स, डिवोर्स के बाद जो है पार्टीज री मैरी कर सकती है। आज हमारा सेक्शन 13 डिवोर्स का जो है वो खत्म होता है। ठीक है, जिसमें हमने ग्राउंड्स पढ़े, हस्बैंड और वाइफ को कौन कौन से मिले हैं। देन उसके बाद हमने वाइफ के लिए ग्राउंड्स देखे। देन उसके बाद हमने म्यूचुअल कंसेंट के ग्राउंड्स देखे कि क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं, कब जो है फर्स्ट पेटिशन होती है, कब सेकंड पेटिशन फाइल होती है। देन लास्ट में हमने जो है डिफरेंस बिटवीन ऑफ जुडिकल सेपरेशन एंड डिवोर्स का पढ़ा कि क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस होते हैं। सो आज हम यहीं अपना लेक्चर खत्म करते हैं। कल के लेक्चर में जो है हम अपने जितने भी सेक्शंस जो हमारे बचे हैं वो कवर करते हैं। ओके। तो आज के लिए इतना ही। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।